हेलो एवरीवन, दिस इज सोमेश। आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होते हैं ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं ये? सेट ऑफ रूल्स। या फिर आप इसको बोल सकते हो कि ये गाइडलाइन है जो आपको फॉलो करनी होगी अकाउंट प्रिपरेशन में। या कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको समझने पड़ेंगे वाइल यू आर प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स। या फिर कुछ एजम्पशंस होते हैं जो आपको अज्यूम करना पड़ेगा वाइल यू आर प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स। ठीक है, तो ये तीन चार चीज़ें, इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? अकाउंटिंग प्रोसेस में आपको हेल्प करना। ठीक है, अब अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या, आप अकाउंट्स बना रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, तो उसमें आप एक्यूरेट तरीके से उन रिपोर्ट्स को बनाओ। उसमें आपकी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, देखिए, इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, वो ये है कि ये यूनिफॉर्मनेस को लाता है, यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी को लेके आते हैं। ठीक, तो पीरियड टू पीरियड कंपैरिजन हो या फिर पीयर टू पीयर कंपैरिजन हो, सब जगह पे यूनिफॉर्मनेस रहती है। मतलब जो भी अकाउंटेंट्स रहेंगे अक्रॉस द वर्ल्ड, वो लोग एक कॉमन प्रैक्टिस फॉलो करते हैं अकाउंट्स को बनाने के लिए। एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे अब्रॉड हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज यही है। देखिए, ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं ना, ये मैन मेड होते हैं। मतलब ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, लॉजिक पे बने हुए हैं। अब देखिए, ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं इसको दो कैटेगरी में आप डाल सकते हो। एक होता है ये कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं कन्वेंशंस। ठीक है, तो अभी मैं आगे आपको एक कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन के अंदर जो जो भी प्रिंसिपल्स आते हैं वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एजेंसी कौन सी है जो इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को रेगुलेट करती है या डायरेक्ट करती है, या सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ऐसे रूल्स बनाती है प्रिंसिपल वाले। ठीक है, अब देखिए, एजेंसी इंडिया के अंदर है ICAI, चार्टेड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है। इसके अंदर एक बॉडी होती है, कमेटी है, ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये बनाते हैं आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी इंडी AS बनाते हैं। और दूसरी तरफ आपका फॉरेन में कौन है? IASB है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं IFRS। ठीक है, तो ये दो एजेंसीज हैं जो रेगुलेट करती हैं आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, या फिर एक तरीके से बोलिए कि ये ऐसे रूल्स और ऐसे प्रिंसिपल्स स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं कॉन्सेप्ट्स को। सबसे पहले समझते हैं बिजनेस एंटिटी। आपको क्या करना है? ओनर को, जो बिजनेस का ओनर होता है, और बिजनेस को, ये दो अलग अलग लोग हैं। इनको अलग अलग एंटिटी समझ लीजिए या अलग पर्सन समझ लीजिए। इनको इस तरीके से ट्रीट करना है, दो अलग पर्सन ट्रीट करना है, या एंटिटी समझ लीजिए, दो अलग एंटिटीज़ के जैसे ट्रीट करना है। ऐसा क्यों करना है? देखिए, जब कभी भी ओनर, मान लीजिए कोई लीगल मैटर होता है, यानी लीगल जजमेंट पास होता है बिजनेस के अगेंस्ट में, बिजनेस के अगेंस्ट में कोई लीगल जजमेंट पास होता है, तो वहाँ पे ओनर ये नहीं चाहेगा कि जो एसेट्स हैं, बिजनेस के एसेट्स हैं, और उसकी एसेट इंटरमिंगल हो जाए। मतलब दोनों की एसेट उस पर्टिकुलर जजमेंट में अटैच नहीं होनी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए ओनर के पास हाउस है, उसका कार है, ठीक है, उसके पास उसकी पर्सनल इनकम हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बिजनेस के एसेट से अलग होनी चाहिए, उसके पर्सनल एसेट से। क्योंकि कभी भी जब लीगल जजमेंट पास होता है बिजनेस के अगेंस्ट में, तो उसकी पर्सनल चीज़ें उससे अलग होनी चाहिए। तो एक बड़ा रीज़न ये है। दूसरा, अगर आपको सही से प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करना है बिजनेस का, कि बिजनेस का कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, तो भी उसके लिए आपको ओनर और बिजनेस को अलग अलग ट्रीट करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस से क्या मतलब है? देखिए, ओनर क्या करता है? कैपिटल लेके आता है बिजनेस में। जब वो कैपिटल लेके आएगा तो उसी का ही बिजनेस है, वो कभी भी कैपिटल ऐड कर सकता है, वो कभी भी कैपिटल को निकाल सकता है। वो बिजनेस में गुड्स को डाल सकता है, बिजनेस में गुड्स का अपने लिए पर्सनल यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ों को नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, तो कभी भी आप सही से प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। या जो थर्ड पार्टीज़ हैं जो उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, वो कभी भी सही से जान नहीं पाएंगे कि क्या बिजनेस का प्रॉफिट है, क्या लॉस है। ठीक है, तो इसीलिए आपको हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट बनाने होते हैं। कि अगर मान लो बिजनेस एक पर्सन है और उसने अपने ओनर से आपने कैपिटल ली है, तो कैपिटल उसके लिए क्या हो जाएगी? उसने पैसे लिए इसलिए वो लाइबिलिटी हो जाएगी। जब ये लाइबिलिटी हो जाती है तो आपको बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो बिजनेस पे करेगा। और बिजनेस के लिए अपने लिए एज एन एक्सपेंडिचर है, इसको बिजनेस का एक्सपेंस आप ट्रीट करेंगे और इंटरेस्ट देंगे किसको? ओनर को आप। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए
ओनर पैसे निकाल लेता है वापस तो उसको बोलेंगे ड्राइंग, और आप उससे क्या करेंगे, कैपिटल को कम कर देंगे, आपकी लाइबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ओनर को अलग रखना है, बिजनेस को अलग रखना है, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स को प्रिपेयर करने होते हैं। ठीक है, इसका दो रीज़न मैंने आपको बता दिया, एक लीगल जजमेंट और दूसरा सही से प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको सारे आइटम्स, जो भी आइटम होंगे, ठीक है, उन सबको मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, वो मॉनेटरी आइटम होना चाहिए। देखिए अकाउंट्स के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो मॉनेटरी नेचर का ही होना चाहिए। अगर वो मॉनेटरी नेचर का नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है लेकिन अगर मनी के टर्म्स में नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। मान लो कि आपके कंपटीटर ने, आपके पीयर्स ने, कोई भी है, उन्होंने मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो आप अकाउंट में इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। दूसरा, मान लो आपके पास लॉयल कस्टमर्स हैं, इस लॉयल कस्टमर को क्या आप इसकी वैल्यू रिकॉर्ड कर सकते हो, कितनी इसकी वैल्यू है, नहीं रिकॉर्ड कर सकते, मनी के टर्म्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। तो इसलिए आपको जो वही चीज़ें रिकॉर्ड करनी है जो मॉनेटरी नेचर की हैं। चीज़ें एक बिजनेस के अंदर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बहुत सारी डाइवर्स चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो एक बिजनेस के पास रॉ मटेरियल होता है, अब वो मान लो केजी में है, मान लो 5000 केजी का आपके पास रॉ मटेरियल है। आपके पास फर्नीचर हो सकता है, आपके पास मशीन्स हो सकती हैं, ठीक है, आपके पास कैश अमाउंट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग यूनिट्स में हैं, लेकिन इन सब को, जैसे मान लो ये केजी में दिया हो सकता है, ये आपकी 5 चेयर हो सकती है, 5 मशीन हो सकती है। तो अगर ये सब चीज़ों को मॉनेटरी टर्म्स में जब आप एक्सप्रेस करोगे तभी आप इसकी वैल्यू को ऐड कर सकते हो कि टोटल वैल्यू कितनी है। लेकिन एक चीज़ और समझना है कि इसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है, अगर आप इंडिया में हैं तो इसकी यूनिट होनी चाहिए INR, इंडियन रुपीज़ में। अब नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए गोइंग कंसर्न में आप ये अज्यूम करते हो, क्या अज्यूम करते हो कि बिजनेस जो है वो आपका लाइफ टाइम के लिए चलेगा। ठीक है, बिजनेस आपका लाइफ टाइम चलेगा, ऐसा आपको अजम्पशन लेके चलना पड़ता है। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन जो होगा वो आप इस बेसिस पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा कि आपका बिजनेस एक लंबे समय तक कंटिन्यू रहने वाला है। इसका एग्जांपल से समझो, मान लो एक ट्रांजैक्शन है जिसमें आपने मशीन परचेज की है। ठीक है, आपने क्या परचेज किया? मशीन। अब ये मशीन की वैल्यू लेट्स से है 10 लाख रुपीस, और इसको मान लो आप, इसकी जो ओवरऑल लाइफ है इस पर्टिकुलर एसेट की, वो मान लो 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स की इसकी लाइफ है। अब आप क्या करोगे, जब आप इसको रिकॉर्ड करोगे एज अ कॉस्ट, इस मशीन की जब कॉस्ट दिखाओगे, तो ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जिस ईयर में आपने एक्वायर किया है इसको, उसी ईयर के अंदर इसको आप 10 लाख पूरा अमाउंट दिखा दोगे। आप क्या करोगे, ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स आप पूरे इस 10 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, और हर एक साल में एक स्मॉल अमाउंट आप दिखाएंगे नेक्स्ट 10 ईयर्स में। तो ये एक चीज़ आपको समझनी है, और ये इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होता है गोइंग कंसर्न, क्योंकि आप जब आपको पता है कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा तो जो उसमें एसेट यूज़ हो रही है वो ओवर द पीरियड यूज़ होगी, तो इसीलिए आप कॉस्ट भी जो है वो स्मॉल पार्ट्स में एलोकेट करते हो, एक साथ नहीं एलोकेट करते हो। तो एक ये चीज़ हो गई। चलिए अब देखिए इसमें एक और चीज़ है, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई बिज़नेस को लोन मिलता है। ठीक है, मैं एक सेकेंड इसको रिमूव कर देता हूँ। देखिए मान लीजिए अगर बिजनेस में आपको लोन मिलता है, तो जो लोन भी होता है आउटसाइड पार्टी के थ्रू जो लोन दिया जाता है वो इसी बेसिस पे दिया जाता है कि ये आपका लंबे समय तक बिजनेस रन करेगा, इसीलिए उसको लोन दिया जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी कंपनी में शेयर्स के थ्रू, तो आप ये मान के चलते हैं कि आगे बिजनेस लंबे समय तक चलने वाला है, इसी बेसिस पे इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, जैसे करंट और नॉन करंट होता है, इसका जो बाइफर्केशन है इसका भी रीज़न यही होता है कि ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो गई। चलिए अब हम आगे मूव करेंगे एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, और वो है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। देखिए जब गोइंग कंसर्न आपने पढ़ा था तो उसमें समझा था कि बिज़नेस का जो लाइफ है वो लंबे समय के लिए है। ठीक है, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। अब उसी तरीके से यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे मान लीजिए अगर आपको बिज़नेस का रिजल्ट निकालना है कि बिज़नेस जो ऑपरेशन हो रहा है उसका रिजल्ट क्या है, यानी P&L क्या आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये आप कब निकालें? ये वैसे अगर आप निकालने जाएंगे तो रिजल्ट तो एक तरीका है कि जब बिज़नेस पूरी तरीके से क्लोज हो जाए, वाउंड अप होगा, तब आप निकाल सकते हैं, लेकिन दैट विल बी वेरी लॉन्ग पीरियड, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
इसीलिए जो ओनर होगा वो इंटरेस्टेड होगा बिजनेस का प्रॉफिट लॉस या ऑपरेशन का रिजल्ट जानने में एट ए शॉर्ट पीरियड। तो शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या हो सकता है, इट कुड बी, देखो जो भी पूरा बिजनेस का लाइफ टाइम है, ठीक है, उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, ईयरली बेसिस पे। तो आप देखते हो जैसे रिपोर्ट्स जो होती हैं वो आपको मंथली बेसिस हो गया, क्वार्टरली बेसिस हो गया, सेमी एनुअल बेसिस हो गया, ईयरली बेसिस हो गया, इस तरीके से आपको रिपोर्ट देखने को मिलती है। तो जो आईटी लॉ है इंडिया का, इनकम टैक्स लॉ, वो कहता है कि आपको जो रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है ये वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में आपको रिपोर्ट्स को बनाना होता है, ठीक है। इंडिया में जो भी अकाउंट फर्म्स होंगी वो इस अकाउंटिंग पीरियड को फॉलो करती हैं एज पर इनकम टैक्स लॉ। सो दैट्स इट। नेक्स्ट क्या है, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। चलिए अब हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है कि एसेट और लाइबिलिटी जो भी रहेगी उसको आप ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट यानी वो प्राइस जिस पे आपने एसेट को एक्वायर किया था या लाइबिलिटी पे डिसाइड हुआ है कि किस प्राइस पे आपको लेना है, और इस एक्विजिशन प्राइस पे ही आप अपने बैलेंस शीट के अंदर या अपने अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड करते हैं। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई एसेट है, उसकी वैल्यू है लेट्स से 10 लाख जब आपने बाय किया था, और ये एसेट मान लो आपने बाय किया था आज से 5 साल पहले। एट प्रेजेंट में इसकी जो वैल्यू है लेट्स से वो 15 लाख है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि आप इसको रिकॉर्ड किस प्राइस पे करेंगे, आप इसको रिकॉर्ड करेंगे 10 लाख पे। ये है इसकी एक्विजिशन प्राइस, या इसको ओरिजिनल कॉस्ट बोल सकते हो, या फिर मान लो बिकॉज ये पास्ट से रिलेटेड है ये पर्टिकुलर प्राइस, इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब आगे समझते हैं कि क्या रीज़न है कि इसको 10 लाख पे रिकॉर्ड किया जाता है रादर देन रिकॉर्डिंग एट 15 लाख। देखिए सबसे बड़ा जो रीज़न है कि वेरीफाइबल है 10 लाख। आपके पास प्रूफ होता है कि आपको जब भी आप कोई एसेट बाय करोगे तो आप उसके बदले में आपको रिसीट मिलती है, या फिर आपको एक ट्रांजैक्शन प्रूफ रहेगा कि ये जो आपने एसेट परचेज की है ये 10 लाख रुपीज़ की थी, लेकिन इस 15 लाख का कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि ये मार्केट वैल्यू है, ये चेंज भी हो सकती है, ठीक है। तो आप कभी भी फ्यूचर में रीचेक कर सकते हो वापस जा कर के कि ये जो एसेट थी इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, थ्रू बेस्ड ऑन प्रूफ, राइट। तो इसीलिए इसको रिकॉर्ड करते हैं एक्वायर्ड प्राइस पे, उस प्राइस पे जिस पे ये बाई किया गया है, रादर देन एनी अदर फ्यूचर प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वैल्यूएशन। देखिए जो वैल्यूएशन होता है ना ये चेंज हो सकता है। आज आपको मान लीजिए 15 लाख आज की इसका करंट प्राइस है, लेकिन हो सकता है आपको ये जब आप इसको सेल करो तो 14 लाख ही मिले, या फिर ये आपको 16 लाख की मिले। तो इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है कितने पे आपको ये पड़ेगी, इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो वैल्यूएशन एक कभी भी आप डिसाइड नहीं कर पाओगे सही से, तो इसके लिए इसको ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड रीज़न है गोइंग कंसर्न। देखिए गोइंग कंसर्न में आपने क्या पढ़ा था कि जो बिजनेस है वो लाइफ टाइम के लिए चलेगा। तो आपको देखिए मार्केट वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं होता क्योंकि आप अपने एसेट को सेल तो करने जा नहीं रहे हो, ठीक है। एसेट आपके पास रहने वाली नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, इसीलिए ओरिजिनल कॉस्ट पे इसको ही रिकॉर्ड कर दिया जाता है। और फाइनल रीज़न इसका जो है वो ये है कि ट्रैकिंग एंड अपडेशन इश्यूज आएंगे। आपको हर बार क्या करना पड़ेगा, इसको इस एसेट को, जैसे मान लीजिए अभी इसकी वैल्यू 15 लाख है, आगे चल के 16 लाख हो जाती है, फिर 17 हो गई, या फिर मान लीजिए 13 लाख हो गई, तो चेंज होती रहेगी। अकाउंटेंट को जा करके इसको अपडेट करना पड़ेगा, अकाउंट्स के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप इसको ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करें। तो ये सारे रीज़न हो गए जिसकी वजह से आप इसको ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि मान लीजिए अगर आप कॉस्ट को हिस्टोरिकल प्राइस पे दिखाते हो, हिस्टोरिकल उस पर रिकॉर्ड करते हो, मान लीजिए कभी आप इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन का अगर पीरियड रहेगा तो उसमें जो सेल्स होगी ना वो इन्फ्लेटेड प्राइस पे होगी, ठीक है। और जो आपका डेप्रीसिएशन रहता है ये क्या चीज़ है, ये होता है बेसिकली हिस्टोरिकल कॉस्ट का पार्ट होता है, कॉस्ट ऑफ एसेट, जिसको आप पार्ट पार्ट करके दिखाते हो, ठीक है। तो ये जो डेप्रीसिएशन होगा ये आपका पार्ट ऑफ एसेट होगा, कॉस्ट ऑफ एसेट होगा। तो ये प्राइस को जब आप दिखाओगे विच इज़ नॉट एन इन्फ्लेटेड वन, तो इसमें क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट लॉस आएगा वो सही से नहीं आएगा। पर फिर भी बिकॉज हमारे पास इसके जो पॉजिटिव साइड है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए वजह से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं एट ओरिजिनल कॉस्ट। अगली बार मिलेंगे तो हम कुछ और पॉइंट्स कवर करेंगे, बिकॉज देयर आर 10 to 12 कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जो प्रिंसिपल्स के अंदर आते हैं। और अभी के लिए बस इतना ही क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे तब फिर हम इसको जो है कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।